नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा बिहार स्पेशल पढ़ते हुए पाल वंश के विषय में, खास करके वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहा, जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में रहा, तो बिहार वाले क्षेत्र में हमने देखा कि पाल वंश रहता है जिसके संस्थापक गोपाल रहे। और हमने देखा कि कैसे कैसे आगे चल करके पाल वंश का पतन हो जाता है। और पाल वंश के पतन के बाद हमने देखा कि बंगाल के जैसे सेन शासक रहे, उसका किस तरह से बिहार के कुछ हिस्सों तक जो है वह नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मगध तक कुछ शासक जो है वो पहुंचते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि पाल वंश लगभग खत्म की स्थिति पर है ना, और अंतिम शासक की मृत्यु हो चुका है, पूरी तरह से कमजोर ये स्थिति हो चुका है। उस कंडीशन में तुर्कों को मौका मिल जाता है और तुर्क जो है अब यहां पर ये बना रहे हैं कि भाई बिहार पर आक्रमण कर दिया जाए 12वीं शताब्दी में। क्योंकि क्या है कि यहां पर कोई भी अब उतना बड़ा शासक पाल वंश के गिरने के बाद रह नहीं गया है। तो बिहार में तुर्क आक्रमण जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ हो गया था और पाल वंश के अंत होने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र जो है एक संगठित राजनीतिक इकाई के तौर पर नहीं देखा जाता है। क्योंकि राजनीतिक इकाई के तौर पर नहीं देखा जाता, इसकी वजह मैंने बताया कि पाल वंश खत्म होने के बाद देखा गया कि अराजकता की स्थिति चरम पे था। उत्तर और मध्य बिहार में देखेंगे जो गंगा नदी है, आप जानते हैं कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजर रही है, तो भौगोलिक विभाजन करती है, राजनीतिक सीमा भी निर्धारित करती है। उत्तरी बिहार का अधिकांशतः भाग उस समय मिथिला के कनाट राज्य के अधीन था, जो क्षेत्रीय राजवंश में हमने पढ़ा, तो मिथिला वाला क्षेत्र हो जाता है। और मध्य बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे शासक जो है वह उभर करके सामने आ जाते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है अब लगता है कि बिहार में स्वतंत्र रूप से या संगठित रूप से कोई राजनीतिक इकाई नहीं नजर आता है। तो कुल मिलाकर के तुर्कों को यहां पर मौका मिलता है और फिर से शुरू होता है जो तुर्कों का 12वीं शताब्दी के अंत से बिहार पर आक्रमण। और वहां पर हम पढ़ते हैं फिर बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है वह बख्तियार खिलजी को ही जाता है। बख्तियारपुर एक जगह भी है, एक स्टेशन है बिहार में। अब यह जगह बहुत विवाद में भी रहता है, क्यों कहा जाता है इस जगह का नाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने काफी उपद्रव मचाया, बिहार में काफी लूटपाट किया था। वह बनारस और अवध क्षेत्र में सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक हुआ करता था और उसने 12वीं शताब्दी के अंत, कह सकते हैं 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दियों के दौरान बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर जो है सैनिक अभियान आरंभ किए। उस समय बंगाल में, जैसा मैंने सेन वंश के विषय में आपको चर्चा किया था कि सेन वंश जो है, चूंकि पाल वंश के जाने के बाद सेन एक्टिव हुए, पाल था तो सेन को पराजित करके रखता था, लेकिन पाल वंश का अब खत्म हो गया। तो सेन वंश का शासक जो है लक्ष्मण सेन उस समय हुआ करता था बंगाल में। पाल वंश का शासक जो है इंद्र पदुम पाल था, लेकिन यह बेहद कमजोर हो चुका था, कह सकते हैं कि बस सत्ता में बैठा हुआ था, इसकी कोई अपनी वास्तविक शक्ति उस समय नहीं हुआ करता था। तो बख्तियार जो है उसकी पहली सफलता के रूप में ओदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ रहा, वहां पर रहा। ये जगह ध्यान रखिएगा, यह चर्चा में रहता है, पूछा जाता है 1198 ईस्वी में, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत जो करवाया, इसीलिए कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के नाम पे जो शहर बख्तियारपुर है इसका नाम बदल दिया जाए। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया, जो कि बंगाल का क्षेत्र पड़ता है, उस पर भी आक्रमण किया। और ये कहां पर उस वक्त कौन था यहां पर, जो कि सेन वंश का शासक है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जो है वहां उसको राजधानी बना करके था जिस पर आक्रमण किया था। लक्ष्मण सेन जो है अब यहां पर क्या होता है, इससे बख्तियार खिलजी से काफी भयभीत हो जाता है और भयभीत होने के बाद ये युद्ध भी नहीं करता है। सेन वंश का शासक बिना युद्ध किए ही अपनी राजधानी से पलायन कर गया। अब जब ये पलायन कर जाएगा तो बख्तियार खिलजी को मौका मिल जाएगा। तो गंगा नदी के किनारे मैदान पर बंगाल के अधिकांशतः भाग अब क्या हो गए, लक्ष्मण सेन के पलायन कर जाने के बाद तुर्क के नियंत्रण में आ गया। बख्तियार ने इन क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में यहां से संगठित करना शुरू कर दिया और राजधानी जो है वो लखनौती यानी कि लक्ष्मणवटी में बनवा देता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने पहले अगर देखा जाए हमला जो हुआ है वो विवरण मिन्हास उल सिराज, ध्यान रखिएगा, मिन्हास उस सिराज की पुस्तक जो है तबकात ए नासिरी, इसमें मिलता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न रहता है। अब चलिए संतलन कालीन बिहार की बात करते हैं। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के
उपरांत यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी हिस्से में ही बिहार पड़ता है, तो बिहार उसी में सम्मिलित रहता है, तो संतुलन कालीन का हिस्सा बन जाता है और यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत देखने को मिलेगा। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो है वह खुद एक गुलाम है, दास है, तो इसीलिए गुलाम वंश के साथ इसको जोड़ करके देखा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यह प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक सेनापति यहां पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम इल्तुतमिश की चर्चा करते हैं, इल्तुतमिश ज्यादा चर्चा में रहता है, क्यों? देखिए गुलाम वंश की जब चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक बड़ा शासक होता है, लेकिन उससे कम आप जो है वह इल्तुतमिश को भी नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। अब समझिए, एक तो बात यहां पर समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम। अब जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका है, चर्चा में रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहले से गौरी का गुलाम और उसका जो है गुलाम ये इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान के तौर पर इल्तुतमिश ही माना गया। इल्तुतमिश ने लगभग 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार कर लेता है और इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का फिर क्या किया, यहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्योंकि अकेले तो सत्ता संभाल नहीं सकता था, तो इसको यहाँ पर गवर्नर बना देता है और इसने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया है। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक जो है वहां पर शासन करता है। अब इसके बाद जो एक बड़ा शासक है वो गयासुद्दीन बलबन आ जाता है। गयासुद्दीन बलबन से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इल्तुतमिश के पश्चात कई सुल्तान आए, जिनमें रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महमूद, जिसे बलबन ने सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद के पश्चात जो है बलबन यहां पर सुल्तान बनता है और बलबन का जो वास्तविक नाम होता है उसको समझ लीजिए, वह बहाउद्दीन था और यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से फिर सुल्तान बन जाता है। ठीक है, बलबन के शासन काल में गया का क्षेत्र जो है वह क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का क्या होगा, अधीन, उसके अधीन चला जाएगा। इसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्त्री में किया गया है, ध्यान रखिएगा। लखनौती जो बंगाल क्षेत्र में पड़ता है उसके शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता को स्वीकार कर लिया इसने पहले ही, और तुगरिल खां 1279-80 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर फिर देता है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। अब ये रक्त एवं लौह की नीति क्या है, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है। इस नीति का मतलब हुआ कि हम बातचीत नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बाय हुक और क्रुक की बात किया गया, यानी कि आप को सैन्य अभियान के जरिए अपने दुश्मन को खत्म करना और लहूलुहान करना, मतलब एक तरह से युद्ध छेड़ देना। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जो प्रश्न पूछा जाता है कि बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित एक तुर्कान ए चहलगानी था, उसको क्या समाप्त किया? तो जवाब है हाँ, इसने समाप्त किया था और बलबन ने ही राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा मतलब जानते हैं ना, फिल्मों में देखे होंगे, सजदा करना लगभग वैसा ही होता है। पैबोस मतलब हाथ चूमना अपने बड़े का या राजा का, इस तरह की जो व्यवस्था है शुरुआत किया, यानी कि प्रभुत्व जमाने की एक तरह से जो बात है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरुआत देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर खिलजी वंश पर चलते हैं। देखिए गुलाम वंश का यहाँ पर जो है उसके उपरांत जब बात करेंगे तो खिलजी वंश जो है आ जाता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस समय में खिलजी वंश की स्थापना और किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ध्यान रखना है। और यहां पर जो है फिरोज खिलजी की हत्या कर 1296 में देखेंगे तो वह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, यह ध्यान रखिएगा। वर्ष 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था। दरभंगा आप जानते हैं ना, जो मिथिला का क्षेत्र है वहां पर। वहां के राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, दरभंगा इसलिए कहा जाता है, यहाँ के राजा जो होते थे काफी प्रतापी और काफी अमीर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। देखिए यहाँ पर जो
अलाउद्दीन खिलजी है ना, वह सेना को बहुत मजबूत करता है। खिलजी वंश में घोड़ा दागने का काम हो, सैनिक का कह सकते हैं हुलिया लिखने की प्रथा हो, ये सब इसके समय शुरू किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जो बाजार नियंत्रण प्रथा है, ये सब लागू करता है। तो खिलजी वंश का एक बड़ा शासक के तौर पर जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को स्थापित करता है। इसके अलावा इसके जो और कुछ कार्य हुए, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग इसने किया, और इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। आपने ये सब पढ़ा होगा, है ना, बहुत चर्चा में मलिक काफूर भी रहता है। और इसके शासन काल में खालसा भूमि बड़े पैमाने पर जो है वह विकसित हुई, और खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के बिहार के शाहपुर, भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम तुगलक वंश पर चलेंगे, और तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक जो है वह गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। चूंकि इसका संस्थापक अगर देखेंगे तो वह गयासुद्दीन तुगलक ही रहता है। बिहार क्षेत्र में अगर देखा जाए तुगलक वंश की जो सत्ता है, प्रशासन है, उसकी जानकारी एक सूफी संत होते हैं हजरत सफुद्दीन याहिना मनेरी, उसकी एक रचना है उनकी मलफुजात, उससे हमें देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार के तिरहुत क्षेत्र में तुगलकालीन सिक्के भी मिले हैं। अब तिरहुत क्षेत्र कौन सा पड़ता है, यानी कि आप गंगा के उत्तर वाले क्षेत्र में चलिए, उत्तरी मैदान पे जाएंगे जहां पर आपको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये एरिया देखने को मिलेगा। इसको तिरहुत क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर ही तुगलककालीन कुछ सिक्के जो हैं वो पाए गए हैं, जहां से काफी साक्ष्य मिला है इस वंश के विषय में। गयासुद्दीन तुगलक जो है वर्ष 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान के समय बिहार के कर्नाट वंश जो है वही उत्तर वाला चलेंगे, उसके शासक हरि सिंह देव को पराजित किया, है ना। ये तिरहुत वाला हिस्सा होता है, कर्नाट वंश जो है वहीं पर देखा जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप यहां पर समझते हैं। तिरहुत मिथिला को पूर्णतः तुगलक साम्राज्य में यह मिला लेता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो मिथिला कर्नाट वंश की चर्चा किया गया, यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको अपने में पूरी तरह से मिलाने का काम करता है। उसने दरभंगा तिरहुत का नाम बदल करके जो है तुगलकपुर यहां पर रख देता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत यानी कि दरभंगा वाला हिस्सा जो है अब उसको तुगलकपुर कहा जा रहा है, से अपना सिक्का भी यहां से जारी करता है, और दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। अब जाएंगे दरभंगा वाले क्षेत्र में तो अभी भी ये सब चीजें, इन सब चीज के अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा। अब फिरोज शाह तुगलक के विषय में समझते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है 14वीं शताब्दी में यह जो है तिरहुत पर आधिपत्य अपना स्थापित करता है। तिरहुत वही क्षेत्र, दरभंगा वाला क्षेत्र, और यहां पर एक नए राजवंश वैनर वंश की स्थापना ये करवाता है। फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट की, जिसकी चर्चा जो है सीरते फिरोज शाही में की गई है, और सीरते फिरोज शाही पहले पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। पटना एवं गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक ने कई बार जो है इसके अभिलेख वहां से भी प्राप्त हुए हैं। अब उन अभिलेखों से क्या है, हमें यह जानकारी मिलता है कि उस समय किस तरह की व्यवस्था था, प्रशासनिक दृष्टिकोण या किस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण देखा जाता था, यह सब हमें पता चलता है। राजगीर के आप जैन मंदिर के विषय में सुने होंगे। राजगीर के जैन मंदिरों को भी फिरोज शाह तुगलक ने अनुदान दिया था, और तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व इसी समय जो है वह स्थापित होते हुए दिखेगा। अब आगे जब हम चलेंगे तब हम लोधी वंश की चर्चा करेंगे। लोधी वंश का संस्थापक जो है वह बहलोल लोधी था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लगातार आते रहता है, ध्यान रखिएगा। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान सत्ता स्थापित कर लेता है ये, और जौनपुर के शर्की और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच इस क्षेत्र पर एकाधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष भी फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने 1495-96 ईस्वी में जैनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक जो फिर यह नियुक्त कर देता है। सिकंदर लोधी के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि 1504 ईस्वी के आसपास देखा जाए तो बंगाल के साथ एक संधि कर मुंगेर का जो क्षेत्र आजकल का पड़ता है, तो मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा के रूप में निर्धारित करता है। ये अगर प्रश्न आता है तो ध्यान रखना है, सिकंदर लोधी ने और 1504 ईस्वी के आसपास ये कार्य जो है यहाँ पर किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे उस समय का, अगर आप देखेंगे लोधी वंश का किस तरह से स्थापना कहां तक देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा। नुहानी वंश की चर्चा करते हैं। नुहानी वंश के विषय में देखेंगे तो लोधी शासकों के काल में बिहार के क्षेत्र में
नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हो गई और दरिया खान लुहानी के पश्चात उसका पुत्र जो है बहार खां मोहम्मद शाह नुहानी बिहार का ये क्या होता है, शासक बन जाता है। पानीपत की प्रथम युद्ध यानी कि 21 अप्रैल 1526 के उपरांत बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में क्या किया, पराजित किया। ये फैक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और आप देखेंगे तो मोहम्मद शाह नुहानी की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। यह फैक्ट आपसे पूछा जाता है, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह नुहानी अल्पवयस्क पुत्र उसका रहता है जलाल खां, जलालुद्दीन शासक, उसके बाद उसको नियुक्त किया जाता है। और फिर आता है फरीद खां जो शेर खां या शेरशाह जिसका एक रहता है उसका क्या होता है, ये संरक्षक नियुक्त हो जाता है। हुमायूं 1532 ईस्वी में दौरा की यहाँ पर लड़ाई में अफगानों को फिर पराजित करता है और इसके साथ ही बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत होता हुआ दिखेगा। बिहार में जैसे ही नुहानियों की सत्ता खत्म होता है या उसकी शक्ति का पतन होता है, उसके साथ ही शेरशाह सूरी का उदय हो जाता है। और यही शेरशाह सूरी यहां से देखा जाएगा कि मुगल के साथ काफी भयानक युद्ध देखने को मिलता है और इसीलिए कहते हैं शेरशाह सूरी जो है बिहार के सबसे, अगर देखा जाए, शक्तिशाली शासक के तौर पर जाना जाता है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखेंगे तुर्क का आक्रमण वगैरह को लेकर के, तो यहां पर यह लेक्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस एक लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण सारी फैक्ट मैंने आपको बता दी है जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।